हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर, ठीक, जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। सर आपने तो पूरा बोर्ड ही भर दिया है, कहीं चैप्टर का नाम तो आपने लिखा ही नहीं। ये है आपका चैप्टर 3D, ठीक है ना, जिसका नाम हम क्या जानते हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है ना। ओहो, ये तो छिप जा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देते हैं। इसका क्या नाम है चैप्टर का, 3D, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मैं एक वीडियो में क्या किया हूँ, भर दिया हूँ, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा का पूरा अगर आप देख लेंगे तो आपका पूरा 3D ज्योमेट्री का थ्योरी वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इसमें आपका कॉन्सेप्ट तो है ही, ऐसा नहीं कह सकते कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स को याद करना, मतलब फार्मूलों को याद करना, याद रखना जरूरी है। रिजल्ट से भी ज़्यादा जरूरी है तरीकों को याद रखना कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको बहुत जरूरी होगा क्या करना, ध्यान देना। तो हम लोग टॉपिक वाइज, ये देखिए 22 टॉपिक आपके सामने रखा हुआ है, ठीक। नीचे की वो टॉपिक कट गई हैं कुछ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं पढ़ाते समय आपको ऊपर लिख के दिखा दूंगा। बारी बारी हम लोग एक एक चीज़ों को क्या करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे, ठीक। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये चैप्टर है आपका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, और यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों की बात होगी। तो जिस भी कमरे में आप पढ़ रहे होगे, जिस भी कमरे में आप पढ़ रहे होगे, उस कमरे को ही इमेजिन करके काम करिएगा। उसके एक कोने को आप ओरिजिन मान लीजिएगा, उसके एक एक्सिस मान लीजिएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है ना। किधर देख रहे हो सर आप, मैं अपने कमरे के दीवार को देख रहा हूँ, आप अपने कमरे के दीवार को देखो, ठीक है ना। कौन कह रहा है मुझको देखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, डिस्टेंस फार्मूला। क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक। बस वहां पे क्या होता था, वहां पे टू कोऑर्डिनेट होता था, एक्स और वाई होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, थ्री कोऑर्डिनेट्स वाला होगा। तो हम बात करेंगे भाई साहब, हमको डेरिवेशन किसी का नहीं देखना है, मैं आपको बस रिजल्ट्स याद करवाने के लिए चीजों को समझाने जा रहा हूँ। x1 y1 z1 तीन पॉइंट होगा, और दूसरा पॉइंट होगा x2 y2 और z2, ठीक। तो इसके बीच का अगर डिस्टेंस फार्मूला आपसे पूछता है तो आप सीधा सीधा लिखोगे क्या भाई साहब, आप लिखोगे d अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जब ये आपका क्या होता है, जब टू क्वाड्रेंट होता था, सॉरी टू एक्सिस होते थे आपके x और y, तो वहां पे केवल पहला और दूसरा ब्रैकेट दिखाई देता था आपको, तीसरा वाला दिखाई नहीं देता था, ठीक है। तो यहाँ पे तीन क्वाड्रेंट होगा, इसलिए आपका तीन हो गया। अगला है आपका सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। तो भैया कोई पॉइंट किसी लाइन को, किसी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को कोई पॉइंट कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या मान लो m1 m2 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हो सकता है वो जो पॉइंट उन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि ये दो पॉइंट हैं, इनको मिला दो। यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसका क्वाड्रेंट x, y, z है, ये इनको m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हो सकता है कि ये इसके बीच में हो सकता हो क्या हो सकता है ये इसके बीच में हो, और हो सकता है कि ये क्या हो, लाइन के बाहर हो। तो हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो अगर इंटरनली डिवाइड करेगा तो क्या फार्मूला होगा, और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, ठीक है। भैया हम क्वेश्चन जब लगाएंगे इसका ना, तो क्वेश्चन में भी बता देंगे आपको कैसे पता चलता है। अगर आप गलत भी फार्मूला लगा दे रहे हो तो निगेटिव में आंसर आ जाएगा, जो आपको बताएगा कि भैया एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था बाबू साहब, ऐसे क्वेश्चन को लगाना था, ठीक है ना। चलिए, तो फार्मूला क्या होता था भैया, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, हमारा जो P का क्वाड्रेंट होता था वो क्या होता था, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बच्चा लोग, समझ में आ रही है। फार्मूला हम लोग का क्या होता था, m2 x1 प्लस m2 x1 कि m1 x2, ठीक है। m1 x2 लिखते हैं क्योंकि माइनस वाले में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो होगा एक्सटर्नली जब होगा, सॉरी इंटरनली जब होगा, और जब एक्सटर्नल होगा तो बस नीचे क्या लग जाएगा, माइनस। ये इसका x क्वाड्रेंट हुआ, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये कब होगा, ऊपर वाला प्लस जब होगा, जब क्या होगा, इंटरनली डिवाइड होगा, और माइनस का मतलब हो गया एक्सटर्नल डिवाइड हो रहा है,
ठीक है, Z2 प्लस माइनस M1 Z1, ठीक है, अपॉन M1 प्लस माइनस M2। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है बच्चा, जब ऊपर प्लस है सिंबल, ठीक है, मतलब ऊपर वाला प्लस नीचे वाला भी प्लस हो, x y और z क्वाड्रेंट ये लिखा गया है किसका, p वाले का, ठीक। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो प्लस वाला फार्मूला लेके चलना है, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो कौन सा लेके चलेंगे, माइनस वाला सिंबल लेके चलेंगे, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 पॉइंट क्लियर होगा सबको, ये आपका 2 पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चा, ठीक। अगला है आपका क्या, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब अगर किसी पॉइंट का, भैया ये 3D में इमेजिन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो अगर मैं यहां पे एक फिगर बना दूं, अरे सर क्या बनाते हो यार आप तो, माँ कसम मान लिया मैंने, देख रहे हो भाई साहब, ओ क्या बनाता हूँ मैं, देखा आपने, 3D में थोड़ा सा टेढ़ू हो गया है, लेकिन आप इसको सीधू मान के चलना, ठीक। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये y और ये z, ठीक है ना। अगर मैं किसी एक्सिस से डिस्टेंस की बात करता हूँ, ठीक, मतलब मैं x एक्सिस से अगर किसी पॉइंट की, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है P, और इसके डिस्टेंस की अगर मैं किसी एक्सिस से बात कर रहा हूं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब ये 3D में है ना, 3D में अगर मैं ऐसे बात करूं, जरा देखना, ये एक्सिस है और ऐसे डिस्टेंस है, तो ये भैया है तो परपेंडिकुलर ही ना, देखो, क्योंकि डिस्टेंस की बात हमेशा परपेंडिकुलर वाली ही की जाती है, ठीक है। तो ये है तो परपेंडिकुलर, लेकिन 3D में होने के नाते आपके समझने में बड़ी थोड़ी सी कष्ट हो रही होगी, अरे सर कैसा परपेंडिकुलर है, ये तो टेढ़ा लग रहा है देखने में। इस एक्सिस के साथ ये क्या एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री ही बना रहा होगा, ठीक है बच्चा, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से तो ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। मतलब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, मतलब अगर x एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, x एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, तो भैया फार्मूला हो जाएगा y² प्लस z²। अगर y एक्सिस से बताना है बच्चा लोग, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस z²। और अगर z एक्सिस से बताना होगा तो ये हो जाएगा x² प्लस y²। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा क्या, आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, यही इसमें अच्छी चीज होती है क्या, 3D ज्योमेट्री में ये अच्छी चीज होती है कि आपको एक पैटर्न दिखेगा जिससे आप याद करने में आपको ना बड़ी सुविधा होने वाली है, बहुत सुविधा होने वाली है। देखो जरा पैटर्न क्या दिख रहा है, अगर x एक्सिस से डिस्टेंस है तो y और z होगा, y एक्सिस से डिस्टेंस है तो z एक्सिस से डिस्टेंस तो x और y होगा। ये तो हो गया आपका एक्सिस का। अगर मैं प्लेन की बात करूं, मैं बोलूं x y प्लेन से या y z प्लेन से, ठीक, या z x प्लेन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है स्पेस में, ठीक, तो एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस होगा वो होगा जेड मॉड ऑफ जेड, एक्स वाई जेड से जो होगा मॉड ऑफ एक्स, और एक्स जेड एक्स से जो होगा वो मॉड ऑफ वाई। ये भी आपका एक पैटर्न दिख रहा होगा, जब मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूं तो मॉड जेड की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक्स और वाई में जेड नहीं है। वाई और जेड प्लेन की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, एक्स की बात कर रहा हूं, और अगर जेड और एक्स की बात कर रहा हूं तो वाई की बात कर रहा हूं। ये डिस्टेंस किसका होता है, किसका होता है बच्चा, ये एक्सिस से डिस्टेंस होता है और ये किसी प्लेन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या आउट हो गया, सॉर्ट आउट हो गया, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सेंट्रॉइड। बच्चा आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि किसी भी सेंट्रॉइड का अगर कोऑर्डिनेट निकालना होता था तो हमारे चच्चा ने, ठीक है, बताया था सेक्शन फार्मूला, ठीक बच्चा, कि अगर सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड क्या होता है किसी को पता है क्या, हाथ उठाओ, हाथ कहां दिखेगा सर आपको, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होता था भैया, किसी भी ट्रायंगल के तीनों मीडियन जहां पे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, का मतलब सेंट्रॉइड, ठीक है। तो अगर आपको बता दिया जाए तो ये जो होता है सेंट्रॉइड वो 2:1 में डिवाइड करता है किसी मीडियन को, ठीक है ना। तो अगर ये रेशियो में डिवाइड करता है तो आपको पता है इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, कुछ क्वाड्रेंट होगा इसका और इसका क्वाड्रेंट गिवन होगा, तो हम सेक्शन फार्मूले से क्या कर सकते हैं, सी का क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं। तो जब आप 2D ज्योमेट्री पढ़ते थे तो वहां पे फार्मूला होता था x1 + x2/2, y1 + y2/2
होता था कि नहीं होता। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रायंगल के जो तीनों क्वाड्रेंट होते थे, वर्टेक्स होते थे, उसका जो क्वाड्रेंट होता था वो केवल x और y में होता था। यहाँ पे जो होगा बच्चा, यहाँ पे जो होगा वो x1 y1 z1, x2 y2 और z2 और x3 y3 और Z3 की बात होगी। तो यहाँ पे जो सेंट्रॉइड का फार्मूला होगा बच्चा, यहाँ पे जो सेंट्रॉइड का क्वाड्रेंट होगा वो x1 प्लस x2 ही नहीं, x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 कॉमा एक और आ जाएगा क्या, Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। ये आपका फार्मूला बन गया किसका, किसी भी सेंट्रॉइड का अगर क्वाड्रेंट निकालना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे वहां सेक्शन फार्मूला लगा के डिराइव किए थे, वैसे यहां भी सेक्शन फार्मूला लगा के ही डिराइव करेंगे। कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुछ अलग नहीं है। अच्छा, इस वीडियो को देखते समय पेन और कापी जरूर ले लें, क्योंकि अगर आप एक बार देख लोगे बिना पेन और कापी लिए तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आने वाला। क्योंकि अभी जब 18वें पॉइंट तक पहुंचोगे ना, तो ऊपर वाला पॉइंट का सारी चीजें गायब हो चुकी होंगी। तो बच्चा लोग कृपया करके मेरी बात को मानिएगा और पेन और कापी को साथ में रखिएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा जी, हाँ, ओह ठीक है, समझ में आ गया सर। इसको थोड़ा साफ मिटा देते ना तो मजा आ जाता। यही तो कष्ट होता है, इसी काम में जितना कष्ट है ना वो किसी काम में नहीं है। कि यार बोर्ड इतना अजीब है ना कि मिटाने में इसको हालत खराब हो जाती है। ठीक है, इसके लिए एशिया जाने दीजिए सर, फिलॉसफी में झाड़िए। ठीक है, इसके लिए पानी जो है ना पता नहीं कहाँ से मंगवाना पड़ता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, पानी मंगवाना पड़ता है बहुत दूर से। ठीक, कि बच्चा पानी लगाओ तभी ये साफ होगा, वरना ये साफ नहीं होने वाले हैं सर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आपका? अगला है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, हम 3D ज्योमेट्री में एंट्री करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बच्चा? डायरेक्शन कोसाइन होता है, मैं मिटाते मिटाते इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आप बोर्ड मत देखो, आप भूखा की तरह बोर्ड देख रहे हो कि सर मिटा रहे हो। बड़ा अच्छा मिटाते हो सर, आप बहुत अच्छे से मिटाते हो। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन का मतलब, कोसाइन से आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं कॉस की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? कॉस की बात की जा रही है। कॉस का मतलब आपको पता ही है, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 9th में पढ़ा था आपने, सॉरी क्लास 10th में पढ़ा था। ठीक है, और क्लास 11th में पढ़ा, क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा। ठीक है, तो आप देखते ही आ रहे हो। ठीक, तो अगर मैं बात करूं डायरेक्शन कोसाइन की, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा। कि अगर मैं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस 3 क्वाड्रेंट बोल रहा हूं, x, y और z, ठीक है, तो कोई भी वेक्टर या कोई भी लाइन, ठीक है ना, कोई भी लाइन, अगर मैं किसी भी लाइन की बात कर रहा हूं, तो अगर कोई भी लाइन, ठीक है, x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है उसको अल्फा बोल दे, y के साथ जितना एंगल बनाती है उसको बीटा बोल दे, और z एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है उसको अगर मैं गामा बोल दूं, ठीक है ना, अगर मैं उसको गामा बोल दूं, ठीक, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, मतलब कि जो कि कोई लाइन x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ, z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसके कोसाइन, उसके साथ अगर मैं कॉस लगा दूं, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं क्या? डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। इसका एक नाम और होता है L, M और N। ठीक है भैया, ये मत पूछेगा कहां से L, M, N आया। नाम है, मेरा नाम दीपक है तो मेरा नाम दीपक है, ठीक है, उसका नाम भी क्या है? L, M और N है। ठीक है बच्चा, तो इसके बीच में इसका एक रिलेशन होता है, इसको आपको दिमाग में भर के रख लेना है। क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ये आपका क्या है? एक रिजल्ट है जिसको आपको क्या रखना है? याद रखना है। कभी कभी यही रिजल्ट आपको किस में याद रखना होता है? साइन के फॉर्म में याद रखना होता है। तो कुछ करना नहीं है बच्चा, वहां पे आपको केवल इतना ही करना है। क्या करना है? केवल आपको कॉस की जगह साइन कर देना है। तो अगर आप साइन कर दोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1 था। ठीक है, ये देखो साइन साइन साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और यहाँ पे 1 2 और 3 इधर जाएगा, 1 में से 3 जाएगा -2, और मैंने माइनस से मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया। तो साइन के फॉर्म में अगर ये वैल्यू पूछेगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है? 2 होता है। ये आपके दिमाग में भर के रख लेना है। ठीक है बच्चा, ठीक है ना, समझ में आया? तो ये हो गया आपका क्या? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन रेशियो की बात करूं, किसकी? डायरेक्शन रेशियो की, तो कहा जाता है कि
कि डायरेक्शन रेशियो कुछ और नहीं है, ये मल्टीपल ऑफ क्या है, मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, मतलब कि ये डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीपल होता है। अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन में किसी सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई, सॉरी एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कांस्टेंट से, जैसे मान लो मैं कह दूं कि मैं डायरेक्शन रेशियो को ABC अगर मान लूं, ठीक है, तो ये कुछ और नहीं होता है L लैम्डा, M लैम्डा और N लैम्डा। ठीक है, मतलब कुछ मल्टीपल होता है। ठीक है, तो मतलब मैं ऐसे भी रख सकता हूं, इसको ऐसे भी बोल सकता हूं L अपॉन A अपॉन L, देखो जरा, A अपॉन L बराबर B अपॉन M बराबर C अपॉन N बराबर लैम्डा। ठीक है ना, मतलब ये इसी के रेशियो के फॉर्म में होता है, मल्टीपल के फॉर्म में होता है। ठीक है, क्या होता है, मल्टीपल के फॉर्म में। किसका मल्टीपल होता है, ये डायरेक्शन कोसाइन का क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, कौन, डायरेक्शन रेशियो। फिर अगला पॉइंट क्या रहा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन का अगर आपको डायरेक्शन रेशियो बताना हो तो कैसे निकलता है, कैसे होता है, लाइन की बात नहीं कर रहा है वो, ये गलत लिख दिया मैंने पॉइंट। ठीक, वो ये पूछना आपसे ये चाह रहा है कि किसी भी दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही है, या मैं ऐसे कह दूं कि किसी भी दो पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन बन रही है, ठीक, दो पॉइंट का नाम कुछ होगा x1 y1 और z1, और इसका नाम होगा x2 y2 और z2। तो अगर इससे पूछा जाए कि भैया इसका डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कि बच्चा अगर इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है drs, ठीक, तो इसका होता है x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ये होता है। ठीक है, अच्छा एक रिलेशन और होता है जो दिमाग में अपने आप भर लीजिएगा, क्या कि जो L M और N होता है ना, L M और N होता है, इसका एक फार्मूला होता है किसके फॉर्म में, डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में। वो होता है प्लस माइनस A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, M बराबर प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N के फॉर्म में होता है प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। एक चीज आपको दिमाग में रखना होगा कि ये मैं प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है ना, प्लस माइनस इसलिए लगा रहा था कि हमने एक चीज देखा था अभी अभी थोड़ी देर पहले, क्या हमने एंगल देखा था अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो भैया एंगल किसी भी एक्सिस से, अगर एक्स एक्सिस से आप निकाल रहे हो तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकाल रहे हो, एक एंगल तो बनाएगा नहीं एक लाइन से, दो एंगल बनता है। अगर आप देखो, ठीक है, जैसे मान लो मैं एक लाइन खींच दूं ऐसे, ठीक, और मैं ऐसे लाइन खींच दूं, तो भैया इस वाले के साथ, इस लाइन के साथ ये वाला लाइन एक एंगल ये बना रहा है, ठीक है, ये वाला, और एक एंगल इधर वाला भी बना रहा है। ठीक है ना, तो हमको कैसे पता है कि कौन से वाले एंगल के साथ कॉस लगाना है, इसीलिए हम डायरेक्शन कोसाइन को भी बोलते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन L M N ही नहीं होता। ठीक है, प्लस माइनस L होता है, प्लस माइनस M होता है और प्लस माइनस N होता है। इसको आप दिमाग में पैक कर लीजिएगा बहुत भली भांति। ठीक है ना, इसीलिए आप L M और N का फार्मूला देख रहे हो कि यहाँ पे मैं किस में लिया हूँ, प्लस माइनस में लिया हूँ, और प्लस माइनस के साथ क्या लिखा हूँ, A अपॉन ए स्क्वायर प्लस। देखो आप देख रहे होगे यहाँ पे एक याद करने का टेक्निक कि अगर यल है, ठीक है, यल है अगर, तो यल के सामने क्या है, ए। ठीक है, अगर यम की बात की जा रही है तो ऊपर बी है, अगर यन की बात की जा रही है तो ऊपर सी है। ये देख पा रहे हो क्या, तो ये पैटर्न है जिससे आपको क्या रहेगा, फार्मूला याद रहेगा। ठीक है बच्चा, अच्छा जी, जरा ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 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 करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, और अपने इस वीडियो के समापन की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और उसके साथ अपने वाणी को मैं विराम दूंगा। ठीक, और बोलूँगा जय हिंद जय भारत। ठीक है बच्चा, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है पॉइंट, कह रहा है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, कह रहा है 1.2 गिवन पॉइंट। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे आ गए हम लोग। ठीक, अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं, देखिए बच्चा इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बारी बारी समझिएगा चीज़ों को बहुत ही घनिष्ठता से। चलिए, अगर मैं किसी लाइन की बात करूं, किसी लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है, ठीक, उसका फार्मूला होता है R बराबर A प्लस लेमडा बी। ये सबसे पहला फार्मूला जो समाज में लाया गया। ठीक है, ठीक, 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब होता है कि कोई लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो रही हो। ठीक, किसी एक पॉइंट से पास हो रही हो, या हमें वेक्टर के फॉर्म में दे दिया, इसका डायरेक्शन वो क्या है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में किसी एक पॉइंट से पास हो रहा होगा। ठीक है ना, और किसी एक वेक्टर के पैरेलल होगा जिसका नाम है बी। क्या नाम है, बी वेक्टर। ठीक है, अब भैया अगर मुझे इक्वेशन लिखना है किसी लाइन का, तो आपके दिमाग में एक चीज पैक हो जानी चाहिए। क्या पैक हो जानी चाहिए, कि हमको अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो हमको क्या क्या चाहिए होगा, पॉइंट चाहिए होगा प्लस लेमडा,
डायरेक्शन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? डायरेक्शन किसका? उस लाइन का। ठीक है, अगर ये चीज हमको पता है तो हम फार्मूला बड़े आसानी से लिख सकते हैं। इसको आप दिमाग में पैक कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। क्या कि अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना है, ठीक, तो पॉइंट प्लस लेमडा इनटू डायरेक्शन, ये मैं लेके लास्ट तक चलूंगा, चाहे वो 1 पॉइंट हो चाहे 2 पॉइंट हो। ठीक है, कितने भी पॉइंट की बात करें या किसी भी रिजल्ट की बात करें, किसी भी डाटा की बात करें, कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में, ठीक, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक पॉइंट निकालूं जिससे वो पास हो रहा हो, ठीक, और उस वेक्टर का मतलब उस लाइन का डायरेक्शन निकालूं। इसके पैरेलल एक लाइन दिया हुआ है बी। क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसका काम ही क्या होगा? इसका काम यही होगा कि हम पता कर पाए कि इसका डायरेक्शन क्या है, लाइन का डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना, तो यहां फार्मूला होता है आर बराबर पॉइंट प्लस लेमडा इनटू डायरेक्शन। अगर 2 पॉइंट की बात करेगा, किसकी बात करेगा? 2 पॉइंट की। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक, उसका मैं नाम दे देता हूं कुछ भी, ए और बी दे दे रहा हूं। ये वेक्टर लगाने का मतलब होता है कि मैं पोजीशन वेक्टर के हिसाब से लिख रहा हूं। ठीक, उसका क्वाड्रेंट भी दिया हो सकता है। अगर क्वाड्रेंट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? उसको लाइन के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक, और अगर नहीं दिया हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे उसको हम लोग? ठीक है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा, इसको हम ध्यान देंगे, देखेंगे, बहुत तमीज से, तहजीब से देखना पड़ेगा हमको। ठीक, अच्छा, क्या दिया हुआ? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 1 पॉइंट 2 पॉइंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और नहीं दिया है क्या यहाँ पे कहीं भी? 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 2 पॉइंट से ये क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो आपको भैया क्या क्या चाहिए होगा? आपको डायरेक्शन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? आपको डायरेक्शन चाहिए होगा। ठीक, ठीक है, और आपको क्या चाहिए होगा? आपको डायरेक्शन चाहिए होगा, और आपको क्या चाहिए होगा बच्चा लोग? आपको डायरेक्शन चाहिए होगा और एक पॉइंट चाहिए होगा जिससे वो पास हो रहा है। तो अगर इसका इक्वेशन लिखना है तो आर बराबर क्या लिख दोगे आप? ए प्लस लेमडा, और डायरेक्शन के लिए आप क्या लिख सकते हो? बी माइनस ए। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ। अगर आप बी में से ए को माइनस कर दो तो क्या आपको डायरेक्शन रेशियो पता चलेगा? ठीक है, ठीक, मतलब अगर या तो मैं माइनस करके कहूँ, सबट्रैक्ट कर दूं, तो आपको क्या उसकी बात पता चलेगी? किसकी? आपको पता चलेगा कि भैया डायरेक्शन क्या होगा इस लाइन का। ठीक है ना, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी, ठीक है, तो आपको क्या पता चल जाएगा? इसका डायरेक्शन पता चल जाएगा, जिससे आप क्या कर लोगे? बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक, मतलब आप, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए और बी, ठीक, तो आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे ए बी। ठीक, और ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बी में से ए को माइनस करके आई जे के साथ फिक्स करना पड़ेगा। ठीक, ए और बी का वो क्या दिया होगा? क्वाड्रेंट दिया होगा, जिसको आप क्या करोगे? A2 माइनस A1, B2 माइनस B1 और C2 माइनस C1 करके आई जे के साथ लिख दोगे तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डाटा था, इंफॉर्मेशन था, और उससे हमको क्या लिखना था? इक्वेशन लिखना था। ठीक, कभी कभी वो आपसे कहता है कार्टेशियन फॉर्म में बताओ, तो कार्टेशियन फॉर्म में बच्चा कैसे दिखेगा? कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमको निकालना हो इसी को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिएगा थोड़ा सा तनिक सा देखिएगा, तनिक सा मैं यहीं से बताऊंगा। अच्छा, पूरे 3D में एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा कि R का मतलब क्या होता है? R का मतलब अगर हमको कार्टेशियन में लिखना हो, xi प्लस yj और प्लस z बराबर ए की जगह पे क्या लिखना है भैया? ए का मतलब किसी पॉइंट से पास हो रहा है इक्वेशन। तो आपको याद होगा कभी भी इक्वेशन पास, किसी लाइन के पास होने की बात की जाती है तो x1 लिया जाता है, x1i प्लस y1j और प्लस z1k। ठीक है, और जो हमारा b वाला वेक्टर होगा उसको हम बोलेंगे क्या? ai प्लस bj प्लस सी के। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि ए बी सी जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ए बी सी होता है, ए बी सी, वो इस लाइन का, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। ये भी एक रिजल्ट ही है। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से भर लीजिएगा कि यहाँ ए बी सी क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो होता है उस लाइन का। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, वाई जे प्लस जेड के बराबर ये हो जाएगा आपका आई वाला, अगर मैं एक साथ कर दूं तो x1 प्लस ए लेमडा आई प्लस y1 प्लस बी लेमडा जे प्लस z1 प्लस सी लेमडा के। दिख रहा है ये आपको? ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वेशन, मतलब इक्वेशन में ये दोनों साइड बराबर है तो आप आई के कोफिशिएंट और जेड के कोफिशिएंट और
y के कोफिशिएंट का कंपेयर कर सकते हो क्या, x1 प्लस ए लेमडा बराबर x, y1 प्लस बी लेमडा बराबर y और z1 प्लस सी लेमडा बराबर z। तो आप देख पा रहे होगे कि हर जगह एक चीज सेम है क्या, लेमडा। ठीक है, तो अगर मैं लेमडा की वैल्यू यहां से निकालूं तो आपको मिलेगा x माइनस x1 अपॉन ए, लेमडा बराबर y माइनस y1 अपॉन बी, और यहां से लेमडा बराबर मिलेगा z माइनस z1 अपॉन सी। दिख पा रहा है आपको, यहां तीनों जगह से क्या मिलेगा, लेमडा की वैल्यू मिली। जी मैं बता रहा हूं ना, यही सॉल्व करने का तरीका भी है क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये तीनों को आप बराबर लिख सकते हो, तो हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। ये आप देख पा रहे हो, बराबर लेमडा लिख सकते हो या मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये तीनों बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब इसमें प्यारी चीज आप क्या देख पा रहे हो कि यहां से आपको अगर वेक्टर फॉर्म लिखना हो बड़े आसानी से लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि अच्छा ये आपको पता चल गया तो आप यहां से इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हो। क्यों, ए बी सी जो होता है वो बी वाले वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है, मतलब इसमें अगर आप आई जे के लगा दो तो बी वाला वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा x1 y1 z1 जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है, ए वाला वेक्टर होता है। ठीक है, अगर उसमें हम आई जे के x1 के साथ आई, y1 के साथ j और z1 के साथ k लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, आपका ए वाला वेक्टर हो जाएगा। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा कि कितना बड़ा रिजल्ट है, कितना प्यारा रिजल्ट है। ठीक है ना। अच्छा ये चीज ध्यान दीजिएगा कि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट 1 है तो हमेशा 1 ही होना चाहिए। अगर कभी कभी इक्वेशन क्वेश्चन में दे देता है तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, z, x और y का कोफिशिएंट 1 बनाना ही पड़ेगा। इस चीज को बहुत ही तजहीब से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे माइनस लिखा है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तो पहले आपको माइनस बनाना पड़ेगा कॉमन लेकर के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। ठीक है ना, जो चीज यहाँ प्लस में है वो हमेशा प्लस में होनी चाहिए, ऊपर निगेटिव में है वो निगेटिव में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 है तो क्वेश्चन में भी 1 1 होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है बच्चा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। ठीक, अगला कह रहा है कि कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, बहुत ही आसान काम है बच्चा ये बताना। भैया अगर आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी ना वेक्टर की, ठीक, तो बड़े आसानी से आप चीजों को क्या कर ले जाओगे, हैंडल कर ले जाओगे। बहुत ही आसानी से क्या कर लोगे, आप इसको बता ले जाओगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, जरा देखिएगा, एक मिनट मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं दो लाइन ले लूं, ठीक, और आपसे कहूं कि कैसे पता चलेगा कि वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो बड़े आसानी से आप क्या कर लोगे, बता लोगे। क्यों, क्योंकि आपको याद दिलवा दूं मैं। ठीक है, आपको मैं ये बता देना चाहता हूं क्या, कि अगर दो लाइन, ठीक है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा और पैरेलल है तो क्या होगा, जरा आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, मैं बोर्ड मिटाटे मिटाटे इसलिए बोल रहा हूँ, डिट्टे आप टट्टा में बड़बड़ ना हो और आप बोर्ड को बोका की तरह देखें मत। ठीक है, तो देखिएगा जरा ध्यान से। देखिए अगर मैं पहला लाइन ले लूँ R1 बराबर A1 प्लस लेमडा B1, ठीक, और R2 बराबर A2 प्लस लेमडा B2, समझ में आ रहा है। ठीक, यहाँ पे B1 और B2 जो वेक्टर है, ठीक, वो लाइन के पैरेलल है कि नहीं, है ना। इस वाले लाइन के पैरेलल B1 है और इस वाले लाइन के पैरेलल B2 है, मतलब B1 और B2 वेक्टर क्या होता है, उस लाइन के पैरेलल होता है। तो अगर मुझे लाइन को पैरेलल प्रूव करना है, मतलब B1 और B2 को पैरेलल प्रूव करना है। क्यों बताओ, प्रूव करना है कि नहीं करना है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर B1 और B2 में डायरेक्शन रेशियोज, समझ पा रहे हो, अगर B1 वेक्टर और B2 वेक्टर, जैसे मान लो मैं B1 वेक्टर की बात करूं, ये दिया हो 2i प्लस 4j प्लस 6k, ये एक एग्जाम्पल है केवल। B2 दिया हो 4i प्लस 8j प्लस 12k, ठीक है ना। ए बी वेक्टर दिया है, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर दिया हुआ है। ठीक, तो यहां पे अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है ना, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है या दोनों वेक्टर ये पैरेलल है, ठीक है, ठीक है, एक दूसरे के, ठीक, तो हम कहेंगे कि उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। या हम ऐसे कहते हैं, देखो 2/4 इक्वल्स टू 4/8 इक्वल्स टू 6/12,
ये क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। एक बात और आप कह सकते हो कि भैया दो वेक्टर पैरेलल होते हैं अगर, ठीक, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि साइन 0 हो जाता है और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो वहां से भी आप लगा सकते हो और यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर की बात कर रहा है तो क्या करेंगे बच्चा, अगर परपेंडिकुलर है दो लाइन तो भैया उनके जो पैरेलल वाले वेक्टर्स हैं वो भी तो परपेंडिकुलर होंगे। मतलब अगर b1 और b2 परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो आपको पता है बच्चा कि b1 डॉट b2 अगर आप कर दोगे, अगर आप b1 डॉट b2 करोगे तो वो क्या होगा, एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 हो जाएगा। क्यों? आपको याद होगा कॉन्सेप्ट किसका, बेसिक कॉन्सेप्ट को याद करिए कि जब दो वेक्टर क्या होता था, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता था तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता था, 0 आता था। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो वहां से हम क्या कर लेंगे, इसको हैंडल कर लेंगे। समझ में आया? कितने आसानी से क्वेश्चन हो जा रहा है, देख रहे हो? क्वेश्चन नहीं सर, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है भाई, वही कह रहा हूं मैं, ये सब तरीका ही है ना क्वेश्चन सॉल्व करने का, बस वैल्यू तो नहीं ले रहा हूं। ठीक है, अच्छा अगला क्या कह रहा है आपसे, एंगल बिटवीन टू लाइन। कितने बच्चों वाली बात, अगर किसी दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो b1 और b2 के बीच का एंगल निकाल लो। इसका मतलब हो गया कि cos थीटा बराबर, अगर मैं b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मॉड इंटू b2 का मॉड कर दूं तो हमको उस लाइन के बीच का एंगल भी क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कि r बराबर क्या होता है, a प्लस लेमडा बी होता है। ठीक, r बराबर लेमडा बी, r1 a1 b1, r2 बराबर होता है a2 प्लस लेमडा b2। ठीक है बच्चा, तो अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो यहाँ पे b1 और b2 एक दूसरे के पैरेलल, मतलब सॉरी b1 जो होता है पहले वाले लाइन के पैरेलल, b2 वाला दूसरे लाइन के पैरेलल होता है। तो अगर मैं क्या कर दूं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूं, तो अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ये मैं कहाँ चला गया, अगर इन दोनों बीच के दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो हमको क्या करना है, इनके पैरेलल वाले लाइन के अगर बीच में एंगल निकाल लें तो वही उनके बीच में भी एंगल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अगला कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। कह रहा है अगर दो लाइन के बीच के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं तो बच्चा आप क्या करोगे, तो इसके लिए सबसे आसान चीज जो होती है ना वो होता है कार्टेशियन फॉर्म। क्या होता है कार्टेशियन? मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे निकालते हैं। x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1। ठीक, ये एक लाइन दिया है x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। ठीक है, अगर ये दिया ऊपर वाला और नीचे वाला भी दिया हुआ है, ठीक, तो आप क्या करोगे, सबसे आसान काम इसका होता है कि आप इसको लेमडा मान लो और इसको म्यू मान लो। ठीक है ना? यहां से आप अगर लेमडा निकालोगे, सॉरी x निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी a1 लेमडा x1 सॉरी प्लस x1। ठीक है, अगर आप y निकालोगे तो ऊपर वाले से आ जाएगा b1 लेमडा y1 और z बराबर निकालोगे तो आ जाएगा c1 लेमडा प्लस z1। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन नहीं लिया मैंने, एक वेरिएबल लेके किया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपके a1 x1 पता होगा, b1 y1 भी पता होगा, c1 z1 भी पता होगा। मतलब वेरिएबल क्या है, x y z, और लेमडा की वैल्यू इसमें नहीं पता होगी हमको। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर निकाल लें हम तो x बराबर आ जाएगा a2 म्यू प्लस x2। ठीक, y बराबर आ जाएगा b2 म्यू प्लस y2 और z बराबर आ जाएगा c2 म्यू प्लस z2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से आप देख पा रहे हो कि x y z की वैल्यू यहां से भी आ गई, यहां से भी आ गई। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन को इक्वेट कर दोगे। कैसे इक्वेट करोगे, a1 लेमडा प्लस x1 बराबर a2 म्यू x2। ठीक, और b1 लेमडा प्लस y1 बराबर b2 म्यू प्लस y2। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे आप तीनों को इक्वेट करोगे। ठीक, तो जो वैल्यू पता है, देखो यहाँ पे a1, ठीक है, यहाँ पे a1 x1 a2 x2 ये तो सब क्वेश्चन में दिया होगा। मतलब म्यू और लेमडा ही केवल क्या है, कॉन्स्ट वेरिएबल है। ठीक है, तो म्यू और लेमडा में दो इक्वेशन निकालना और दोनों की वैल्यू क्या कर लेना, फाइंड आउट कर लेना। तो आपको वो वाला पॉइंट पता चल जाएगा जिसपे ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, जिसके लिए ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्या क्या बराबर होगा, जिसके लिए इसका x और उसका x बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? ठीक है ना? तो ये ऐसे हम क्या निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं किसी तीसरे वाले का। ठीक है,
बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, इसमें करना कुछ नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। ठीक, आप म्यू और लेमडा की 2 इक्वेशन से वैल्यू निकालोगे और तीसरे में क्या कर दोगे, उठा के चुट कर दोगे, चुट करते ही आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? फिर कह रहा है फूट एंड इमेज फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। कह रहा है किसी भी पॉइंट का किसी लाइन में अगर आपको क्या निकालना हो, फूट निकालना, मतलब फूट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो हालांकि, ठीक है ना। तो आप नॉर्मल काम है क्या इसका, आप देखिए जरा ध्यान से। अगर इसमें दिया है x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। ठीक, मान लो यही इक्वेशन दिया है किसका, उस लाइन का, ठीक है, जिस पे हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या करना है, निकालना है। और किस पॉइंट का निकालना है, कोई पॉइंट यहां दिया होगा। ठीक, मान लो x y और z दिया हुआ है, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं तो ध्यान दीजिएगा एक चीज, क्या अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं तो आपको एक चीज पता होगा कि ये परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर, भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही तो बात हो रही है। तो एक चीज जरा बताना मुझे, अगर मैं इस वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखूं, ठीक, और इस वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिख दूं, तो आपको पता है कि 2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 प्लस A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। कब, जब 2 लाइन क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, या तो मैं ये भी कर सकता हूं, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया तो इसका वेक्टर निकाल लिया जाए, इसका वाला वेक्टर फॉर्म निकाल लिया जाए, मतलब इस वाले लाइन का बी वाला वेक्टर और इस वाले लाइन का बी वाला वेक्टर निकाल के अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। 0 लाया क्यों जा रहा है, ये सारा काम हो रहा है, हथकंडा हो रहा है इस पॉइंट के बारे में पता करने के लिए। कैसे पता चलेगा बच्चा, अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको पता है ए बी और सी, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट के बारे में पता करना चाह रहा हूं वेरिएबल फॉर्म, तो अगर मैं इसको लेमडा के बराबर कर दूं, ठीक, तो इस पॉइंट का एक क्वाड्रेंट आ सकता है क्या, ए लेमडा प्लस x1 b लेमडा प्लस y1 और c लेमडा प्लस z1। ये कहां से आ रहा है, इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए और लेमडा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है ना। तो यहां से आप देख रहे हो कि वेरिएबल एक पॉइंट आ जाएगा, इसके बारे में पता चल गया। ठीक, अब अगर इस वाले पॉइंट का क्वाड्रेंट पता है, इस वाले पॉइंट का क्वाड्रेंट पता है, तो क्या आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो जो भी डायरेक्शन रेशियो इसका आएगा उसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर ABC का क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो जब हम 0 के बराबर करेंगे तो आपको पता चल रहा होगा भैया, अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूं तो आप देखो क्या दिखेगा, हमको दिखेगा a लेमडा प्लस x1 माइनस x, ठीक है, ठीक, और b लेमडा प्लस y1 माइनस y और c लेमडा प्लस z1 माइनस z, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या दिख रहा होगा कि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, a के साथ प्लस इसका मल्टीप्लाई b के साथ प्लस इसका मल्टीप्लाई c के साथ कर दूं तो क्या आ जाएगा, 0। अब यहां ध्यान दीजिएगा वेरिएबल क्या क्या है, केवल लेमडा वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको a भी पता होगा, b भी पता होगा, c भी पता होगा, x1 भैया x1 y1 और z1 भी पता होगा इक्वेशन में, ठीक, और ये पॉइंट भी पता होगा जिसका निकालना है, मतलब x y और z भी पता होगा। मतलब क्या आ जाएगा फाइनली, यहां से सॉल्व होके लेमडा निकल जाएगा। तो अगर लेमडा निकल गया तो उठा के इसमें लेमडा पुट कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वाह, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो अगर इसके अलावा आपसे क्या कह रहा है, इमेज बताओ, ठीक। अब भैया इसी पॉइंट का इसमें इमेज बताना है इस लाइन में, ठीक है। अब इमेज बताने का मतलब हुआ जितना ऊपर उतना ही नीचे। इसी में आपको 3 चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। एक तो कहेगा आपसे फुट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। तो 1 2 3 चीजें आपकी इसी में क्लियर होने वाली हैं। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। अगर ये आपको समझ में आ गया कि कैसे ये पॉइंट निकलेगा बीच वाला, ठीक है, तो आप इसके बारे में भी बता सकते हो बड़े आसानी से। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसका मैं नाम दे दूं P, इसका Q और इसका R, तो आपको दिख रहा होगा जो पॉइंट Q है वो P और R का क्या है, मिड पॉइंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
आपको पता है इमेज की अगर बात कर रहा है तो जितना ऊपर पॉइंट होता है उतना ही नीचे पॉइंट होता है, और अगर ऐसा होता है तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा क्यों। अगर मिड पॉइंट होगा बच्चा, तो अगर आपको मिड पॉइंट का क्वाड्रेंट पता चल गया, ऊपर वाला क्वाड्रेंट भी पता है, तो आपको पता है कि मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2 कामा z1 + z2/2। बस सर हो गया, बहुत पंडित जी बन लिए। ठीक है, ये किसका क्वाड्रेंट होता है, मिड पॉइंट का क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट कौन है, Q है। लेकिन यहाँ पे मिड पॉइंट की वैल्यू पता है आपको। ठीक है, इसकी पॉइंट z, y और x आपको यहाँ से पता चल जाएगा। x1, y1 और z1 भी आपको पता है। निकालना क्या है, y1, x2, y2 और z2। तो आप निकाल लोगे, बड़े आसानी से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना। अरे यार मैं बता देता हूँ, रुको। कुछ बच्चे ऐसा देखते हैं ना हैरानी से, जैसा लगता है कुछ नहीं आ रहा है। सर आपको दिखता भी है क्या? नहीं, हमारे पास आँख नहीं है, हमको भगवान ने बटन दिया हुआ था, उसी बटन से देखते देखते इतना बड़ा हो गया मैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6, मान लो यही पॉइंट है। ठीक, ये पॉइंट पता कर लिया हमने लैम्डा निकाल के, ये पॉइंट दिया हुआ था, ये पता करना है आपको, x2, y2 और z2, और ये आपका है x1, y1 और z1, और ये है आपका x, y, z। क्या आप इसमें रख के निकाल नहीं लोगे? क्यों? क्योंकि x का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y का होता है y = y1 + y2/2, इसी तरह z का होता है z1 + z2/2। तो आपको दिख रहा होगा कि x भी पता है, इस वाले इक्वेशन में आपको x भी पता है, x1 भी पता है, x2 निकालना है। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बाँचने जाऊँगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। ठीक, और तीसरी चीज़ क्या बोला है बच्चा? तीसरी चीज़ बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। बच्चा अगर ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट अगर पता चल गया, तो ऊपर वाला भी पॉइंट पता है। क्या डिस्टेंस फार्मूला लगा करके डिस्टेंस नहीं निकालोगे? निकाल लेंगे सर, कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। सर आपने बहुत अच्छे तरीके समझाया, सर आप बहुत अच्छे हो। अच्छा, ठीक है, अच्छा जी, चलिए अगला देखते हैं। ठीक, अगला आते हैं प्लेन पे। ठीक, अगर मैं प्लेन की बात करूं, लास्ट है आपका टॉपिक। ठीक है, इसको देख लीजिए, सेवा समाप्त करते हैं इसका। ठीक, फिर अगले वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, केवल और केवल न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिया है क्या, कह रहा है कि बच्चा की इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ठीक, अगर किसी भी क्वाड्रेंट्स का अगर प्लेन की बात करें, इक्वेशन की बात करा जाए, तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूं तो उसका इक्वेशन होता है z = 0। अगर मैं जेड वाई एक्सिस की बात करूं तो उसमें होता है x = 0। अगर एक्स वाई प्लेन की बात करूं तो z = 0। अगर वाई जेड प्लेन की बात करूं तो x = 0। अगर जेड एस प्लेन की बात करूं तो y = 0। मतलब जो प्लेन होगा उसके ऊपर उसके तीसरा वाला क्वाड्रेंट क्या होगा, 0 होगा। तो इसकी बात तो फाइनली हो गई। ठीक, अगला कह रहा है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, किसी भी प्लेन का नॉर्मल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, केवल और केवल लाइन पे क्वेश्चन लगवा दूंगा। ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है और ये पॉइंट वाले क्वेश्चन डायरेक्शन, कोसाइन और रेशियो पे हैं। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस लगवा दूंगा। ठीक है, फिर एक वीडियो और लेके आएंगे हम लोग, तीसरा वाला, जिसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरल इक्वेशन, मतलब जितने भी इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में है, क्या नॉर्मल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, 3 पॉइंट फॉर्म, नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, प्लेन कंटेनिंग 2 पैरेलल एंड परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अगला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन और एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। ठीक है, तो हम लोग यहां तक ही रखते हैं। अभी कहां तक भैया, याद करके रखिएगा कि हम लोग कहां तक देख चुके हैं, पूरा लाइन देख चुके हैं। ठीक है ना, अब अगले वीडियो में हम लोग कहां से देखेंगे, प्लेन से। लेकिन अगले प्लेन वाले वीडियो को देखने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन वाला वीडियो। ठीक है बच्चों, तो जब क्वेश्चन वाला वीडियो खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तब प्लेन पे आएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से हम लोग चीज़ों को देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको समझ में आना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।